दोस्तों नमस्कार, मैं राकेश श्रीवास्तव। महाराष्ट्र में महानगर पालिका चुनाव का शोर थम चुका है। इसके परिणाम भी सामने आ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो पहले से तय माना जा रहा था कि वो शानदार प्रदर्शन करेगी, उसने तमाम महानगर पालिका में शानदार प्रदर्शन किया। खास करके बीएमसी में उद्धव ठाकरे, खास करके ठाकरे परिवार का 30 वर्षों से वर्चस्व चला आ रहा था, उसे भारतीय जनता पार्टी ने अब खत्म कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना शिंदे गुट ने मिलकर यहां पर जो कमाल किया है, उसने उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों की जो जोड़ी थी, जो इस बार इस चुनाव के लिए जोड़ी बनी थी, उसे विपक्ष में बैठने के लिए मजबूर कर दिया है। ये तो नहीं कहा जा सकता है कि उद्धव ठाकरे पूरी तरह से असफल रहे। उन्होंने 66 सीटें लाकर ये तो साबित किया कि फिलहाल मराठी और महाराष्ट्र में, मुंबई में खास करके उद्धव ठाकरे, खास करके ठाकरे गुट का अपना वर्चस्व कायम है। लेकिन इस दौरान राज ठाकरे की पार्टी मनसे का जो परफॉर्मेंस रहा, उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को महज 6 सीटें मिली है। इस चुनाव में एमआईएम को ही 8 सीटें मिली है, यानी उसने राज ठाकरे की पार्टी से भी बेहतर प्रदर्शन किया है। और सबसे चौंकाने वाला नतीजा कांग्रेस का रहा, जिसने 24 सीटें जीती। उसने किसी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं किया था, लेकिन इस चुनाव में अकेले दम पर कांग्रेस ने बगैर ज्यादा प्रचार किए चुनाव लड़ते हुए 24 सीटें हासिल की। अगर उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस के साथ मिलकर बीएमसी का चुनाव लड़ा होता तो शायद यह आंकड़ा कुछ और ही होता। लेकिन राज ठाकरे के साथ हाथ मिलाकर उद्धव ठाकरे ने मराठी मानुस और मराठी वोट बैंक को समेटने की कोशिश की। इसमें वो कुछ हद तक सफल भी रहे, लेकिन राज ठाकरे की नकारात्मक राजनीति और उत्तर भारतीयों को निशाना बनाए जाने की वजह से, खास करके तमिलनाडु के भारतीय जनता पार्टी के नेता को लेकर दिए गए बयान और उत्तर भारतीयों को लात मार देंगे जैसे बयान ने उद्धव ठाकरे को भी नुकसान पहुंचाया है। कहा यह जा रहा है कि महाराष्ट्र में जहां भी मनसे के साथ उद्धव ठाकरे ने हाथ मिलाया, उन सभी जगहों पे उद्धव ठाकरे को नुकसान का सामना करना पड़ा। पुणे हो या पिंपरी चिंचवड हो, इन जगहों पे तो ऐसा लगा जैसे पार्टी का खाता तक नहीं खुला। जबकि उद्धव ठाकरे को लेकर उत्तर भारतीय हो या दूसरे कम्युनिटी के लोग हो, उनके मन में समान विचारधारा रही है। ऐसे में अगर उद्धव ठाकरे की पार्टी अकेले भी चुनाव लड़ती तो 2-4 सीटें तो निकल ही जाती। लेकिन राज ठाकरे के साथ हाथ मिलाकर चुनाव लड़ने की वजह से महाराष्ट्र में, खास करके मुंबई में बीएमसी में सबसे बड़ा झटका उद्धव ठाकरे को लगा है, क्योंकि यह चुनाव उनके लिए अस्तित्व की लड़ाई बनी हुई थी। भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से बीएमसी में अपना कब्जा जमाना चाहती थी, लेकिन ठाकरे गुट के सामने वो हर बार हार जाती थी। लेकिन इस बार समीकरण ऐसे बदले और ऐसे बने जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने आखिरकार ठाकरे गुट को रोक दिया है और बीएमसी की सत्ता में खुद को स्थापित कर लिया है। ऐसे में अब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे हो या राज ठाकरे हो, किसी भी जगह पे अपनी सत्ता में नहीं है। ऐसे में आने वाले समय में उद्धव ठाकरे की राजनीति क्या होगी, राज ठाकरे की राजनीति क्या होगी, क्या दोनों भाइयों में अभी भी हाथ मिलाने के बाद जो सरगर्मी नजर आ रही थी वो नजर आएगी, या फिर अखिलेश यादव और मायावती की तरह चुनाव में सिर्फ दोस्ती और बाद में दुश्मनी वाली हालत पैदा होगी। ये देखना आने वाले दिनों में दिलचस्प होगा। लेकिन जिस तरह के परिणाम आए और जिस तरह की राजनीति सामने आई, उसने कई अपने पीछे सवाल छोड़ दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 29 महानगर पालिका में से करीब 25 महानगर पालिका में शानदार परफॉर्मेंस किया है। कुछ जगहों पे उसे एमआईएम से टक्कर मिली तो कुछ जगहों पे उन्होंने कांग्रेस के सामने घुटने टेक दिए। लेकिन अमूमन पूरे अगर चुनाव परिणाम को देखें तो ये भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना शिंदे गुट के लिए सबसे खास रहा। सबसे दिलचस्प बात ये रही कि इस पूरे चुनावी रण में अजित पवार का परिवार पूरी तरह से पिछड़ता नजर आया। अजित पवार ने चुनाव से एन पहले अपने चाचा शरद पवार की पार्टी के साथ गठबंधन करके पुणे और पिंपरी चिंचवड महानगर पालिका में चुनाव लड़ा और ऐसा दावा किया जा रहा था कि दोनों चाचा भतीजे की मिलने की वजह से भारतीय जनता पार्टी को बड़ी टक्कर मिलेगी। लेकिन ये टक्कर ऐसा लगा जैसे कि टक्कर बना ही नहीं।
बल्कि उल्टा ये काम कर गया और ऐसा लगा कि अजीत पवार का ये प्रयोग पूरी तरह से विफल साबित हुआ। खास करके पुणे महानगर पालिका में जिस तरह से सत्ता में वापसी की बात कही जा रही थी वो पूरी तरह से गलत साबित हुई। पुणे महानगर पालिका में किसी भी तरह से दोनों चाचा और भतीजे मिलकर 24-25 सीटें ही हासिल कर पाए, जबकि पिंपरी चिंचवड़ में 37 सीटें हासिल हुई है। यानी दोनों ही जगह सत्ता के बेहद करीब आने से भी चूक गए अजीत पवार। तो सवाल यह उठा कि आखिर चाचा भतीजे की जोड़ी को आम लोगों ने स्वीकार क्यों नहीं किया। दरअसल आखिरी वक्त तक अजीत पवार और शरद पवार गुट में गठबंधन की बातें तो होती रही, लेकिन गठबंधन का रास्ता निकलता नजर नहीं आया। खास करके एक समय ऐसा भी आया जब चाचा भतीजे के बीच गठबंधन बनते बनते रह गए और इसी बीच महाराष्ट्र में गौतम अडानी, उद्योगपति गौतम अडानी का आगमन हुआ और रातों रात शरद पवार गुट ने अजीत पवार गुट के साथ समझौते करने पर राजी हो गए और उसके बाद यह तय हुआ कि पिंपरी चिंचवड़ और पुणे में दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ेगी। ये जो गठबंधन अचानक से हुआ वो आम लोगों को समझ में नहीं आया। उन्हें लगा कि यह मौका परस्ती वाला गठबंधन है, क्योंकि एक तरफ तो अजीत पवार पूरे चुनाव प्रचार के दौरान पिंपरी चिंचवड़ हो या पुणे हो या महाराष्ट्र में जहां भी सरकार चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, उन जगहों में भ्रष्टाचार करप्शन के मुद्दे को उठाया और ये कहा कि ना तो कानून व्यवस्था का राज है ना ही भ्रष्टाचार में कोई कमी आई है। तो वो सीधे तौर पे उस सरकार पे सवाल उठा रहे थे जिस सरकार में वो उप मुख्यमंत्री है। तो फिर ये बात आम लोगों को हजम नहीं हुई कि आखिर जिस सरकार के खिलाफ वो बयान दे रहे हैं उसी सरकार में वो डिप्टी सीएम क्यों है। अगर उन्हें इतनी ही परेशानी है, अगर उन्हें सीधे तौर पे करप्शन नजर आ रहा है और उन्हें सीधे तौर पे ऐसा लग रहा है कि कानून व्यवस्था नहीं बरकरार है, तो उन्हें सरकार से इस्तीफा देकर बाहर आना चाहिए। लेकिन सरकार में बने होने के बावजूद उन्होंने सरकार के खिलाफ बयान दिए, तो ऐसा लगा कि यह सिर्फ मौका परस्ती है। चुनाव में, महानगर पालिका चुनाव में उन्हें जीत हासिल करनी है, पिंपरी चिंचवड़ और पुणे में अपनी सत्ता स्थापित करनी है, इसीलिए वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बयान दे रहे हैं। बाद में वो फिर से महायुति के घटक दल होंगे और सरकार में आराम से अपना डिप्टी सीएम का जो पद मिला हुआ है उसका कामकाज देखेंगे। इसीलिए आम लोगों को ऐसा लगा कि यह मौका परस्ती वाला बयान है, इसीलिए अजीत पवार के साथ आम मतदाता खड़े नजर नहीं आए। साथ ही शरद पवार गुट की जो ताकत है वो अजीत पवार गुट के बाहर निकलने की वजह से पहले ही कमजोर हो चुकी है। लेकिन ऐसे में जब अजीत पवार गुट शरद पवार गुट के साथ मिल गया तो लोगों का कंफ्यूजन और बढ़ गया। इसकी वजह से शरद पवार गुट का जो भी वोट बैंक था वो भी शक्कर कहीं और चला गया। इसी वजह से महाराष्ट्र में, खास करके पुणे में कांग्रेस का बेहतर परफॉर्मेंस रहा है। कांग्रेस इतने टसल वाले मुकाबले में भी 16 से अधिक सीटें जीतकर आई है, जहां पर शरद पवार गुट, अजीत पवार गुट अपने लिए सीटों के लिए संघर्ष करते नजर आए। वहां पर कांग्रेस ने बेहतर परफॉर्मेंस किया। साथ ही बीएमसी में भी कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहा है। यानी पूरे महाराष्ट्र में अगर कुल मिलाकर देखें तो महाराष्ट्र में इस बार कांग्रेस का परफॉर्मेंस पहले की तुलना में बेहतर रहा है। लेकिन सवाल परफॉर्मेंस बेहतर रहने का नहीं है और कांग्रेस का भी नहीं है। सवाल यह है कि क्या मौजूदा राजनीति में दो परिवारों की राजनीति को क्या महाराष्ट्र की जनता ने खारिज कर दिया है। पहला बीएमसी चुनाव में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के जिस तरह से खारिज किया गया उसने कई सवाल पैदा कर दिए हैं कि क्या महाराष्ट्र में, खास करके मुंबई में मराठी मानुष की राजनीति करने वाले लोगों को आम मतदाताओं ने अपनी जगह दिखा दी है। दूसरी तरफ अजीत पवार और शरद पवार गुट जो ये सोच कर चल रहे थे कि उनका पुराना जनाधार है, उसके दम पे वो बहुत सारी सीटें निकाल पाएंगे और कई जगह पे अपनी सत्ता बना पाएंगे, वो पूरी तरह से गलत साबित हुआ। तो क्या दो परिवारों की राजनीति में को आम मतदाताओं ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है। लेकिन इन सारे सवालों के बीच में उन सवालों को हम छोड़ नहीं सकते हैं जो 14 जनवरी को हुआ। 14 जनवरी को इस राज्य की लाखों महिलाओं के खाते में लाडली बहन योजना के तहत 1500 से लेकर 4000 रुपये तक भेजे गए। ये पैसे एक ऐसे समय में भेजे गए जब अगले ही दिन वोटिंग होनी थी। यानी 15 जनवरी को वोटिंग होनी थी और उससे एक दिन पहले महिलाओं के खाते में पैसे पहुंचे। इससे पहले इस मामले को लेकर जब विवाद शुरू हुआ तो कांग्रेस
चुनाव आयोग के पास पहुंच गई थी और चुनाव आयोग के पास पहुंचने की वजह से जो भारतीय जनता पार्टी फरवरी का भी एडवांस पैसा जनवरी में देना चाहती थी उस पर तो रोक लग गई, लेकिन जो पैसा जनवरी के आखिर में मिलना था वो 14 जनवरी को दे दिया गया। उस पर चुनाव आयोग ने रोक नहीं लगाई, तो ये पैसे सीधे तौर पे आम मतदाताओं के खाते में पहुंचे और इसका भी फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला। इसे खारिज नहीं किया जा सकता है। साथ ही चुनाव के दौरान जिस तरह से लोगों के फिंगर पे चुनाव आयोग की तरफ से जो स्याही लगाई गई थी वो कुछ ही देर में नेल रिमूवर हो या दूसरे केमिकल की वजह से निकल रहे थे, तो इसका मतलब है कि बड़ी संख्या में फर्जी वोटिंग भी हुई होगी, क्योंकि इससे पहले तक इस तरह के मसले सामने नहीं आते थे कि जो फिंगर पे स्याही लगाई जाती थी वो सप्ताह 2 सप्ताह तक तो मिटने की बात ही नहीं होती थी, लेकिन उसी दिन स्याही की मिट जाना ये बताता है कि बड़ी संख्या में फर्जी वोटिंग हुई होगी। लेकिन चुनाव आयोग ने इसे पूरी तरह से खारिज कर एक बार फिर से खुद को कटघरे में खड़ा कर दिया है। इस पूरे चुनावी प्रक्रिया के दौरान 2-3 बातें सीधे तौर पे सामने आई। पहला ये कि हर चुनाव से पहले पैसे बांटने की जो एक राजनीति शुरू हुई है, खास करके बिहार से शुरू हुई है, वो अब महाराष्ट्र पहुंच गई है और आने वाले दिनों में जब पश्चिम बंगाल में चुनाव होगा और उसके बाद तमिलनाडु में चुनाव होगा, वहां पर भी आपको ऐसे पैसे बांटते हुए नजर आएंगे और ये सत्ता पक्ष की तरफ से किया जा रहा है और चुनाव आयोग इस पर पूरी तरह से चुप्पी साध बैठा रहता है। सुप्रीम कोर्ट को इस पर संज्ञान लेना चाहिए था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। तो फिर सवाल यह उठा कि आखिर पैसे बांटकर इन चुनाव से पहले पैसे बांटने का मकसद क्या था? क्या ये वोटरों को खरीदने की कोशिश नहीं थी? दूसरी तरफ अब पारंपरिक राजनीति, जो पारिवारिक राजनीति चलती आ रही है, उसे मतदाताओं ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है। ये ठाकरे ब्रदर्स और दूसरी तरफ अजित पवार गुट के जो परिवार है उनकी राजनीति खारिज होने से साफ रूप से दिख रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों में ठाकरे ब्रदर्स के सामने कई तरह की चुनौतियां हैं। आखिर वो किस तरह से खुद को खड़े कर पाएंगे, क्योंकि बीएमसी में तो वो विपक्ष में बैठ सकते हैं, लेकिन बाकी जगह में महानगर पालिका में जिस तरह का खराब प्रदर्शन उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की पार्टी का रहा है, वो पूरे महाराष्ट्र में उनकी राजनीति को समेट सकता है। ऐसे में आने वाले दिनों में उद्धव ठाकरे को यह तय करना पड़ेगा कि उनकी राजनीति की दिशा तक क्या होगी। खास करके राज ठाकरे को अपनी बयानबाजी का और विचार करने की जरूरत है। पार्टियों को, खास करके जनप्रतिनिधियों को ऐसे बयान देने से बचना चाहिए जो आम मतदाताओं को सीधे तौर पे प्रभावित करते हैं। ऐसे बयान देके आप तालियां तो पिटवा सकते हैं, लेकिन वोट नहीं मिलेगी, ये तय है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे श्रोता हैं तो आप हमें जरूर लाइक और सब्सक्राइब